अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त कोयटा के अंदर धरने जारी हैं और बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से हालात खराब हो रहे हैं। इस वक्त हालत कुछ ऐसी है कि उन्होंने 3 लाशें उठा के रख दी रोड के ऊपर और रोड ब्लॉक कर दी और ये पूरा मुद्दा इस तरह का बना दिया कि गवर्नमेंट रिएक्ट करे ही करे। गवर्नमेंट रिएक्ट ना करती तो ट्रांसपोर्ट रुक रही थी, अगर रिएक्ट करती तो इनकी तरफ से रिएक्शन आना था, कुछ ना कुछ होना था। उन्होंने मजबूर किया और जारी बात है हुकूमत ने एक्ट किया क्योंकि आम लोगों की जिंदगी आसान करनी थी। तो उसके बाद एक इशू खड़ा हो गया और मारंग बलोच साहबा को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब सी वहां पे चल रही है। हम आपको आज पूरी डिटेल बताएंगे कि मारंग बलोच साहिबा जिन्हें हम कह रहे हैं इनका प्लान क्या है, ये करने क्या जा रहे हैं, जिन लाशों की ये बातें कर रहे हैं कि जो 3 लाशें ये कह रहे हैं ये लाशें किसकी थी, ये एक बड़ी अजीब स्टोरी है। चौधरी साहब इसमें आपको बताएंगे कि एक बंदे के बारे में तो ऐसा बताएंगे कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हैं ये बंदा यहां पे क्या कर रहा था। तो इस तरह की एक स्टोरी है और उसके बाद डिटेल हम मजीद भी आगे साथ साथ इसमें जारी रखेंगे, अपने सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आपको इनिशियल स्टोरी बताते हैं। सरियाब रोड कोयटा में ये कल धरना दिया गया था और इस धरने को ज़ाहिर मारंग बलोच लीड कर रही थी और उनका ताल्लुक जो है वो बलोच यकजहती कमेटी के साथ है और उन्होंने अचानक धरना दिया। उसके बाद पुलिस ने इस धरने को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोयटा जाने वाली ट्रैफिक भी बंद हो गई थी और कोयटा से निकलने वाली ट्रैफिक भी बंद हो गई, तो पूरा शहर मुंजमद होकर रह गया था। और फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो सिविल गवर्नमेंट है, उसको ये इतला मिले कि यहाँ पे कोई खुद कुछ हमला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा है और कोई भी इंसिडेंट अगर हो गया तो ये सारे लोग जो है हमारे गले पड़ जाएंगे और ये समझा जाएगा कि स्टेट ने इन सबको मार दिया और दहशतगर्दों को स्टेट ने प्रमोट किया कि वो यहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद इन सबको उड़ा दें। तो वहाँ पे फिर उसके बाद सिग्नल बंद कर दिए गए, मोबाइल फोन सर्विसेज वहाँ पे बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया और साथ साथ पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर किसी किस्म का हमला हो जाए। लेकिन साथ ही जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इनको समझाना शुरू कर दिया कि आप ये धरना न दें क्योंकि उसकी वजह से सारा कोयटा शहर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे, दफ्तरों में नहीं जा पा रहे, घरों से निकल नहीं पा रहे, दफ्तरों से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। ट्रैफिक जो ब्लॉक हो गई है, जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं सिंध की तरफ से या पंजाब की तरफ से, वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। शहर से जो ट्रांसपोर्ट बाहर जानी है उसने वो भी ब्लॉकेज का शिकार है। तो आप मेहरबानी करें इस तरह ना करें। लेकिन मारंग बलोच साहिबा जो थे उनका मुतालबा ये था कि जो 13 लाशें इस वक्त इंतजामिया ने दफन की हैं हमें वो निकाल के हमारे हवाले की जाएं और ये मिसिंग पर्सन हैं हमारे, इनका दहशतगर्दों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले ये लोग नहीं थे और ये आप लोगों के पास थे और आप लोगों ने इनको कत्ल करके उनकी फहरिस्त के अंदर जो लोग थे उसको उसमें डाल दिया जबकि ये हमारे मिसिंग पर्सन थे। तो बहरहाल गवर्नमेंट का अपना एक स्टांस था, गवर्नमेंट का ये कहना था कि लाशें इस काबिल नहीं है कि इनको दिखाया जा सके क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर बाकायदा फायरिंग हुई थी और जाहिर है ये दूसरी तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे और गोली जो होती है वो देखती नहीं है कि आंख में लग रही है, कान में लग रही है, चेहरे पर लग रही है, गर्दन पर लग रही है, कहाँ लग रही है। इसलिए इनकी तस्वीरें जो है किसी को दिखाई नहीं गई, लेकिन इनका डीएनए, इनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और अगर आपके पास इनके लवाकिन मौजूद हैं तो वो अपना रिकॉर्ड लेके यहाँ पे आ जाएं और अपनी लाशें ले जाएं। तो आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि आप जो है एक थर्ड पार्टी हैं, आप फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी नहीं है कि लाश आपके हवाले की जा सकी। ना आपका भाई है, ना आपका बेटा है, ना आपका खामद है, आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन उसका नहीं है, तो हम आपके हवाले लाश कैसे कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है ठीक स्टांस था, ये गलत स्टांस नहीं था। लेकिन वो डट के उन्होंने कहा नहीं हमने यहाँ से नहीं उठना। फिर उसके बाद पुलिस को इस साइड से जरा फोर्स अपनी दिखानी पड़ गई, उन्होंने आंसू गैस चलाई, फिर वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज भी किया और साथ साथ उन्होंने यहाँ पे वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया। लेकिन पुलिस का क्लेम ये है कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, हमारे पास वेपन था ही नहीं, हम वहाँ पे वेपन लेके ही नहीं गए थे, इसीलिए नहीं लेके गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फायरिंग पे प्रवोट होकर फायरिंग पे मजबूर हो जाएं। तो उन्होंने किसी किस्म की फायरिंग उस साइड से नहीं की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे गोली चली है और 3 लाशें भी गिरी हैं। ये बात दुरुस्त है कि 3 लोग वहाँ पे हलाक हुए हैं और उनको बाकायदा अस्पतालों में लाया गया। लाने के बाद जब वो उनकी तस्दीक होगी तो फिर ये दोबारा सरियाब रोड पर उन लाशों को ले गए और उनमें से एक जो बंदा जो हलाक हुआ था वो बाद में अफगानी निकला, वो तो बलोची था ही नहीं। अच्छा। और जो बाकी 2 लाशें थी, 3 लाशें थी, एक अफगानी की 2 बलोचों की, वो रख के वहाँ बैठे रहे और उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारे लोग मार दिए आपने। रात देर तक परसों जो था ये मामला चलता रहा, लेकिन वो मारंग बलोच जो है वो धरना खत्म करने के लिए राजी नहीं हुई। तो सहरी के वक्त फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की खबर जो है वो बलोच यकजहती कमेटी ने खुद दी। तो उसके बाद ये पता चला कि उनको गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट अभी तक डिनाई कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सबूत सामने नहीं आया कि मारंग बलोच को गवर्नमेंट ने कोई गिरफ्तार किया हुआ है क्योंकि गिरफ्तारी उसकी डाली नहीं गई। अब हो सकता है कि नेगोशिएट किए जाएं और ये सड़क खाली कर दें, धरना उठा लें तो फिर उनको घर भेज दिया जाए, लेकिन सरे-दस है कोई इसके बारे में इतला नहीं है। अब इस दौरान जिन लाशों को रख के बैठे हुए थे तो 2 लाशें जो थी उनके जो लवाकिन थे वो आके ले गए और उन्होंने बाकायदा लाशें ज़बरदस्ती से ली कि हमारे बच्चे फौत हुए, हम इनको दफन करना चाहते हैं, आप लोग क्यों लाशें रख के बैठे हुए हैं। तो उनके साथ इनकी बाकायदा तूतकार भी हुई कि उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे तो आप वर्गला के यहाँ पे ले गए और वो मारे गए हैं तो अब हम उनको दफन करना चाहते हैं, हम तो इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते। तो अपने बच्चों को वो खुद ही ले गए, उन्होंने जाकर उनकी बाकायदा तदफीन कर दी। तो अब इनके पास लाशें नहीं, एक लाश है जो अफगानी की है, जो बलोच नहीं है, जिसकी कोई फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो उसकी लाश वसूल कर सके। 2 लाशें जो हैं वो बलोच खानदानों की थी, वो उनको लेके वापस चले गए। तो लेकिन अब अभी भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हड़ताल भी जारी है, फिर ट्रैफिक भी बंद है और गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है रात के वक्त नहीं चलेगी, ना रात के वक्त यहाँ से कोई गाड़ी बाहर जाएगी ना वहाँ से वापस आएगी। अब
अब मारंग बलोच को जब गिरफ्तार कर लिया गया या वो मिसिंग हो गई या उनका कोई आगा पीछा नहीं पता चल रहा था, तो मंगोचर जो उनका अपना इलाका है, कलात का इलाका है, जहाँ पे लांगू कबीले के लोग रहते हैं, जहाँ से खुद भी इनका ताल्लुक है, तो 4 पंजाबी मजदूर थे जो ट्यूबवेल खोदने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे कुछ लोग पहुंचे BL लेके और उन्होंने 4 लोगों को शहीद कर दिया। उसमें से एक 5वां भी था जो मौजूदाना तरीके से बच गया, उसको गोली नहीं लगी और वो ये समझ के चले गए कि ये मर गया, लेकिन वो बेचारा बचा रहा। और 4 वो उसमें शहीद हो गए। 4 लाशें बलूचिस्तान की तरफ से बतौर तोहफा पंजाब को और मिल गई। सादकाबाद के 4 मजदूर, सादकाबाद के 4 मजदूर थे। और ये जो जितने मजदूर वहाँ पे जाते हैं, ये वो है जो बलूचिस्तान के करीब पंजाब के इलाके हैं, वहाँ से ये जाते हैं और ये गरीब लोग होते हैं और बलूचिस्तान में इनको मजदूरी ज़्यादा मिलती है। अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताता हूँ, जो कंधार का इलाका है ना अफगानिस्तान का, वो अफगानिस्तान का कंधार का इलाका है, वहाँ पे भी पंजाबी मजदूर बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ पे पंजाब से मजदूर बहुत जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अफगानी भी काम नहीं करते। अफगानियों को एक तो काम करना नहीं आता, ना वो ये लकड़ी का काम कर सकते हैं, ना वो राज मजदूरी कर सकते हैं, ना वो मोटर मैकेनिक कर सकते हैं, मोटर मैकेनिक में भी बहुत पुअर है, ना वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेड्स है ना, वो अफगानों के बहुत कमजोर हैं। तो यहाँ से पंजाब से जाते हैं लोग। आज भी अगर आप कंधार में जाएँ तो पंजाबी बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं। अच्छा, और वो वहाँ पे जाते हैं, 6-7 महीने वहाँ पे गुजारते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। इवन ईंटें बनाने वाले लोग जो हैं कंधार के अंदर पंजाबी होते हैं, स्किल्ड वर्कर जाते हैं। स्किल्ड वर्कर है। तो ये स्किल्ड वर्कर्स जो है वो ज़ाहिर बलूचिस्तान के अंदर भी जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जाता है, सिंध के अंदर जितने आबादकार हैं, जो ज़मीनें आबाद की हैं वो पंजाबियों ने आबाद की है। वहाँ पे पंजाबी आबादकार बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर है और गवर्नमेंट ने भी उनको रकबे दिए। फिर वहाँ के जो बड़े सरदार हैं वो भी पंजाबियों को प्रेफर करते हैं कि ये ज़मीनों को आबाद कर लेते हैं। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो स्किल्ड वर्कर है वो सारे के सारे पंजाब से होते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं। तो ये बेचारे भी स्किल्ड वर्कर थे, क्योंकि ये ट्यूबवेल खोदना जानते थे और उसको चलाना जानते थे। तो इनको मार दिया गया और ये बदला लिया गया मनोचर में मारंग बलोच का, कि जी मारंग बलोच हमारी बेटी है, उसको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो हम यहाँ पे पंजाबियों को नहीं रहने देंगे। ऐसा लगता है जैसे कोयटा के अंदर जो पुलिस है वो पंजाबी पुलिस है भाई, वो आपकी अपनी पुलिस है, अपने लोग हैं आपके। तो अब आप कि अपने लोग जो महसूस कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये सूरत वहाँ पे सूरत खराब है। साहब, इन्होंने पुलिस पे हमला किया, 10 एहलकार जख्मी हुए। तो हम पुलिस की बात ही नहीं करते कि वो बेचारे कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। उसके अलावा इनकी जो छोटी छोटी हड़तालें मुख्तलिफ जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जो पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले वहाँ जाके ख्याल रख रहे होते हैं, इर्द गिर्द खड़े होकर भाई धरना को नुकसान ना हो। जारी बात है इन्हीं को सिक्योर कर रहे होते हैं जो उनके खिलाफ धरना देके बैठे होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग्स हो रही है। एक नफरत जो है ना बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर प्रवान चढ़ाई और उसके अंदर सरदारों का ज्यादा किरदार है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सरदार हैं, जब उनसे एहतसाब किया जाता था, पूछा जाता था यहाँ पे सड़कें क्यों नहीं, यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, यहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं है, तो वो फौरी तौर पे सब कुछ पंजाब के खाते में डाल देते थे। ये पंजाब की ट्रेजेडी है। पंजाब अपना मुकदमा आज तक लड़ ही नहीं सका। बल्कि एक बड़ी मजेदार बात मैं बताता हूँ कि ज़ियारत के अंदर एक बार मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे वो मुझे एक स्कूल में ले गए। तो एक मैट्रिक का स्कूल था, यानी 9वीं 10वीं तक जो था, और मैं एक 9वीं जमात की क्लास थी, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे क्लास में ना कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो एक लड़के ने कहा ये पंजाबी है। तो उससे मैं बड़ा हैरान हुआ कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है भाई। पहले बात तो ये है कि वो बाबा कौम है, बानी है पाकिस्तान है, उनको किसी नेशनलिटी में डालना, इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है पाकिस्तान के, या इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। दूसरा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पंजाबी थे भी नहीं, वो तो ज़ाहिर सिंध के थे, और साथ साथ जो है वो सिंध के भी नहीं थे, बल्कि एक्चुअल जो बम्बे से आए हुए थे ना, सूरत से आए हुए थे, वो सारी फैमिली सूरत से आई हुई थी और माइग्रेटेड थे। और यहाँ पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कराची के अंदर पैदाइश हुई, यहाँ पे कुछ अर्सा उन्होंने गुजारा और उसके बाद बाकी सारी ज़िंदगी उनकी बम्बे में गुजरी और या फिर इंग्लैंड के अंदर गुजरी। तो वो तो पंजाब के साथ बेचारों का क्या ताल्लुक था। उनका जो घर था उन्होंने खरीदा था लाहौर के अंदर, उसके ऊपर भी कब्जा हो गया था, वो भी कभी उनको नहीं मिला। अब मेहरबानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको भी जला दिया गया। तो ये पंजाब के साथ उनका ताल्लुक था। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर वो कायदे-ए-आज़म को भी पंजाबी के खाते में डाल देते। इस हद तक नफरत भरी गई है आम आदमी के दिल के अंदर, जबकि उन बेचारों का भी कसूर कोई नहीं आम आदमी का। जब आप हर चीज़ ही उनके खाते में डाल देंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही, पंजाब की वजह से नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं है यहाँ पे, पंजाब की वजह से नहीं हो, सड़कें क्यों नहीं है, पंजाब की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, पंजाब की वजह से, यहाँ पे एजुकेशन क्यों, पानी निकालेंगे सारे, उन लोगों के साथ क्या कसूर, उन लोगों का क्या कसूर था और उनके साथ क्या सलूक हुआ, बड़ी ट्रेजेडी है। बहरहाल इससे हम आगे बढ़ते हैं। जो कल ये जो है ना बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, मैं बड़ा थोड़ा नाम लेते हैं, बड़ा टाइम लगता है क्योंकि अजीबोगरीब सा नाम है वैसे, BYC।